नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जे.एस. मिल के जीवन परिचय का अध्ययन किया। हमने ये देखा कि जेम्स मिल, जो कि बेंथम का अनन्य मित्र था, वह अपने पुत्र जे.एस. मिल को उपयोगितावादी आधार पर शिक्षित और दीक्षित करना चाहता था और वह ये चाहता था कि बेंथम के द्वारा जो उपयोगितावाद की जो थाती छोड़ी जा रही है या बेंथम के द्वारा जो उपयोगितावादी आधार पर सुधार प्रारंभ किए गए थे, उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य जे.एस. मिल करे। और इसी उद्देश्य से जिस कठोर अनुशासन के साथ मिल की शिक्षा दीक्षा मात्र 3 वर्ष की उम्र में ही प्रारंभ हो गई और जितना कठोर अध्ययन और जितना अधिक मानसिक श्रम मिल को करना पड़ा, उसी का परिणाम ये रहा कि 20 वर्ष की अवस्था प्राप्त करते करते वह एक पक्का उपयोगितावादी विचारक बन चुका था। स्वयं मिल का ही ये कहना है कि उपयोगितावाद के रूप में उसे एक विश्वास मिला, एक धर्म मिला, एक दर्शन मिला और जीवन का उद्देश्य भी मिला। किंतु उपयोगितावाद के इस उत्तराधिकार को प्राप्त करने का जो एक दुष्परिणाम उसे भुगतना पड़ा, वो ये था कि मात्र 20 वर्ष की आयु में ही वह प्रौढ़ जैसा नजर आने लग गया था। उसका मस्तिष्क पूरी तरह से थक चुका था और वह बिल्कुल भावहीन जीवन जीने के पश्चात किसी भी प्रकार की एक तृप्ति और संतोष की अभिलाषा करता था, जो उसे कहीं से भी मिल नहीं पा रही थी। और यही कारण है कि उसके जीवन का जो बौद्धिक संकट का युग प्रारंभ हुआ 20 वर्ष की आयु से, और यह बौद्धिक संकट जब 5 वर्ष तक चलता है और श्रीमती हैरियट टेलर से उसकी मुलाकात होती है और लंबी मित्रता के पश्चात वह उसके साथ विवाह करता है। तो यहाँ पर बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मिल अपने जीवन के प्रारंभिक काल में बिना किसी बाहरी अनुभव के और एक नियंत्रित वातावरण में पक्का उपयोगितावादी बन चुका था, लेकिन स्वयं उसके जीवन के संकट ने और उस संकट से उबरने के क्रम में अपनी मित्र के साथ विवाह करने के पश्चात उसके जो नए अनुभव हुए, उन अनुभवों ने उसे शुष्क उपयोगितावाद से बाहर निकाल करके और एक मानवीय स्वरूप प्रदान किया। और दूसरी मुख्य बात जो उपयोगितावाद के संशोधन के बारे में महत्वपूर्ण है, वो ये है कि बेंथम के उपयोगितावाद के आने के बाद दार्शनिक आधार पर इस दृष्टिकोण की बहुत अधिक आलोचना होने लग गई थी। बेंथम के द्वारा जो प्रस्तुत सुखवादी मापदंड था, उसका अर्थ यह लिया गया कि वह केवल इंद्रियगत वासनाओं की पूर्ति का ही साधन मात्र है और उपयोगितावाद में उच्चतर नैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का कोई भी दर्शन नहीं है। यह एक निम्न स्तरीय सुखवादी अवधारणा मात्र है और इसलिए एक ऊंचे सिद्धांत के रूप में, एक नैतिक सिद्धांत के रूप में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जे.एस. मिल, जो कि अपने आप को उपयोगितावाद का प्रमुख व्याख्याकार मानता था, उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि अपने गुरु के ऊपर जो इस प्रकार की आरोप लगाए जा रहे थे, उसके सिद्धांतों की जो आलोचना हो रही थी, उन आलोचनाओं का भी वह खंडन कर सके। इस प्रकार से अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव के कारण वह अपने आप को उपयोगितावादी मानता रहा और उपयोगितावाद में संशोधन करना आवश्यक समझा। उपयोगितावाद में
संशोधन करने की उसको जो दृष्टि मिली वह उसके स्वयं उसके अपने अनुभवों के कारण मिली थी, और वह एक बहुत ही यांत्रिक उपयोगितावादी आधार से ऊपर उठ करके एक नैतिक मनुष्य और मनुष्य की मानवीय गरिमा को समझ चुका था। वेपर का ये कहना है मिल के संदर्भ में कि उपयोगितावाद पर लगाए गए आरोपों से उसकी रक्षा करने की इच्छा में मिल ने संपूर्ण उपयोगितावाद को ही एक तरफ फेंक दिया, और वास्तव में ये बात सही भी है। मिल स्वयं ही ये समझ नहीं पाया कि जिस उपयोगितावाद का वह संशोधन करने जा रहा है वह संशोधन के परिणाम स्वरूप उपयोगितावाद रहेगा ही नहीं, वरन वह कुछ और ही रूप ले लेगा। और यही कारण रहा कि बेंथम के ऊपर लगी आलोचनाओं का उत्तर देते हुए जे.एस. मिल ने उपयोगिता के जो संशोधन किए उसके परिणाम स्वरूप वह अंतिम उपयोगितावादी विचारक समझा जाने लगा, क्योंकि उसके पश्चात उपयोगितावाद पर बेंथम के दृष्टिकोण से किसी ने भी विचार नहीं किया। और जो संशोधन उसने प्रस्तुत किया उसके आधार पर जे.एस. मिल को प्रथम व्यक्तिवादी विचारक की भी संज्ञा दी गई। इसलिए अब हमारे लिए उसके अन्य राजनीतिक विचारों के अध्ययन से पहले ये जानना आवश्यक है कि मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में क्या क्या संशोधन प्रस्तुत किए। इन्हें हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला संशोधन मिल का यह था कि सुखों में मात्रात्मक ही नहीं वरन गुणात्मक अंतर भी होता है। वस्तुतः बेंथम के सुखवाद का या उपयोगितावाद का आधार यही था कि सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर होता है, और यदि एक बच्चे के द्वारा खेला जाने वाला खेल और एक उच्च स्तरीय काव्य पाठ, इन दोनों में यदि कोई भिन्नता है तो वह केवल मात्रा की ही भिन्नता है, गुण संबंधी कोई भिन्नता नहीं है। और इसलिए विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का ही भेद होता है, और यही कारण है कि सुखों को ऊंचा या नीचा नहीं समझा जाना चाहिए। जे.एस. मिल ने इस मात्रात्मक सिद्धांत पर गहरी आपत्ति व्यक्त की, और उसने ये कहा कि विभिन्न सुखों में मात्रात्मक ही नहीं वरन गुणात्मक अंतर भी होता है। और उसने ये कहा कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक सही है। और सुकरात असंतुष्ट है क्योंकि वह विषय के दोनों पक्षों को जानता है, और इसका अर्थ ये है कि एक मूर्ख व्यक्ति केवल अपने ही सुख को जानता है, किंतु एक बुद्धिमान विवेकशील व्यक्ति निम्न स्तरीय सुख का भी अनुभव करता है और उच्च स्तरीय सुख को भी अनुभव करता है, और वह यह समझता है कि जो उच्च स्तरीय सुख है वो गुणात्मक दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ है, और उस सुख के परिणाम स्वरूप यदि उसे किसी प्रकार की पीड़ा भी होती है तो वह उस सुख में मूलतः वृद्धि करने वाला ही समझा जाएगा। इसलिए यदि असंतुष्ट सुकरात को विष का प्याला पीना पड़ता है तो उस विष के प्याले में भी उसे वह सुख मिलेगा जो बेंथम के दृष्टिकोण से सुख नहीं वरन दुख है। इस प्रकार से जे.एस. मिल ये कहता है कि विभिन्न प्रकार के जो सुख हैं वो उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर सुखों को तय नहीं किया जाता,
वरन सुखों का मूल स्रोत क्या है यह देखना आवश्यक है। जैसे यदि सुख का स्रोत किसी भी प्रकार की ऐन्द्रिक इच्छा है या पाशविक इच्छा है तो वह एक निम्न स्तरीय सुख है, और सुख का स्रोत यदि किसी भी प्रकार का उच्च स्तरीय नैतिक सिद्धांत है तो उसके द्वारा मिलने वाला सुख एक गुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ सुख होगा और श्रेष्ठ गुणों पर आधारित सुख ही श्रेष्ठ होता है। इस तरह से मिल ने सुखवाद की अवधारणा में ये जो गुणात्मक भेद का सिद्धांत जोड़ा, इसने उपयोगितावाद के पूरे आधार को ही बदलकर रख दिया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इसी बिंदु से निकलकर आती है वो है मिल ने मनुष्य की गौरव भावना पर बल प्रदान किया था। मिल ने जब ये कहा कि सुखों में गुणात्मक अंतर होता है और गुणात्मक रूप से जो श्रेष्ठ सुख होते हैं वे ही अपनाने योग्य है, और निम्न स्तरीय सुख जो कि पशुवत होते हैं और केवल क्षणिक होते हैं उन्हें अपनाना मनुष्य के लिए वरीय नहीं है। और इसलिए यदि मनुष्य को मनुष्य के रूप में स्थापित करना है तो उच्च स्तरीय जो सुख हैं उसे ही अपनाना होगा। इस प्रकार से मिल ने मनुष्य के उस गौरव को पुनर्स्थापित किया जो कि बेंथम की दृष्टि में कहीं खो चुका था। बेंथम के लिए प्रत्येक मनुष्य का केवल एक मूल्य है और एक से अधिक मूल्य नहीं है। इसलिए यदि मनुष्यों के सिर को गिन लिया जाए तो उसी के अनुपात में, उसी के अनुसार ही राजनीतिक सुधारों की योजना लागू की जानी चाहिए। अर्थात बेंथम के लिए जब उपयोगितावाद विधि के निर्माण में और सुधार, राजनीतिक रूप से सुधारों के क्षेत्र में जब लागू किया जाता है तब वह मनुष्य की आंतरिक श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता, वरन वह केवल संख्या के आधार पर लोगों की गिनती करके और अधिकतम के अधिकतम सुख के सिद्धांत को स्वीकार करता है। और यही कारण है कि मिल इस अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत से आगे बढ़ करके नैतिकता पर बल देता है, क्योंकि मिल के हाथ में आकर के बेंथम का जो सिद्धांत था कि उपयोगितावाद का अर्थ ही राज्य के रूप में यही है कि राज्य को उन कानूनों को बनाना चाहिए या उन सुधारों को लागू करना चाहिए जिनसे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख प्राप्त हो सके। बेंथम की अधिकतम शब्द की यह जो व्याख्या है यह केवल संख्यात्मक है, किंतु जे.एस. मिल इस संख्या के आधार पर अपने सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता, वरन वह ये बताता है कि राज्य नहीं वरन मनुष्य का अंतःकरण यह तय करेगा कि उसे किस प्रकार के सुख चाहिए। इसलिए मनुष्य के अंतःकरण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, और क्योंकि हर मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो सामूहिक रूप से प्रत्येक मनुष्य कल्याण चाहता है, और कल्याण की भावना पूरे समाज में लागू हो इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने अंतःकरण की पुकार सुन करके कर्तव्य भावना के आधार पर कार्य करें। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जो बेंथम की राजनीतिक दृष्टिकोण से जो सुधारों की योजना थी वह मिल के हाथ में आकर के
मनुष्य के अंतःकरण की नैतिकता के रूप में पुनर्स्थापित हो जाती है, क्योंकि मिल के लिए श्रेष्ठ कार्य वही है जो मनुष्य का अंतःकरण उसके लिए स्वीकृति दे दे। और मनुष्य मूलतः स्वार्थी प्राणी नहीं है जैसा कि बेंथम मानता था, वरन मनुष्य मूलतः एक नैतिक प्राणी है। मनुष्य की इस प्रकार की जो व्याख्या है उसमें अंतर होने के कारण ही J.S. मिल बेंथम से बहुत दूर चला गया और वह उपयोगितावादी के स्थान पर एक नैतिक मनुष्य को स्थापित करने में सफल हो पाया। मिल की अगली स्थापना जो कि उपयोगितावाद में संशोधन प्रस्तुत करती है वो है कि सुखों को मापन नहीं किया जा सकता। बेंथम का जो सुखवादी मापदंड था, अथवा जिसे कि हेडोनिस्टिक कैलकुलस के नाम से भी जाना जाता है, मिल ने इसको सिरे से नकार दिया, क्योंकि जब वो ये कहता है कि सुखों में केवल मात्रात्मक ही नहीं वरन गुणात्मक अंतर भी होता है। इसका अर्थ यह है, जैसा कि सेबाइन कहता है, कि सुखों की मात्रा को मापने के लिए बेंथम के अनुसार हमें एक तकनीक का विकास करना होगा, किंतु J.S. मिल के अनुसार सुखों की मात्रा को नहीं वरन सुखों के गुणों को भी देखना पड़ेगा, और गुण को देखने के लिए कोई भी बाहरी साधन नहीं हो सकता। एक व्यक्ति की दो प्रकार की जो अनुभूतियां हैं, दो प्रकार के सुखों में, और उस अनुभूति के कारण एक व्यक्ति दो प्रकार के सुखों की जो तुलना करता है, वो अनुभूति ही उसे यह बताती है कि उसे किस सुख को वरीयता देनी चाहिए और किस प्रकार के सुख का त्याग करना चाहिए। जैसे कि सुअर और सुकरात के उदाहरण से यदि समझें तो जैसे कि सुअर विष्ठा या गंदगी खाकर अपने आप को संतुष्ट मानता है, क्योंकि सुअर यह नहीं जानता कि सुकरात होने का सुख क्या होता है, वह केवल अपने ही पक्ष को जानता है। जबकि सुकरात जो कि अपना त्याग, अपने जीवन का त्याग करने में भी सुख का अनुभव करता है, उसका कारण यह है, और फिर भी वह स्वयं सुअर नहीं बनना चाहता, क्योंकि सुकरात सुअर के सुख को और स्वयं अपने त्याग के सुख को गुणात्मक रूप से अनुभव करते हुए यह देख सकता है कि सुकरात का सुख सुअर के सुख से अनंत गुना अधिक ऊंचा है। इसलिए J.S. मिल ये कहता है कि सुखों को मात्रात्मक नहीं माना जा सकता और सुखों का जो गुणात्मक भेद है उसका मापन संभव ही नहीं है। वह तो केवल व्यक्ति की अनुभूति के कारण ही उस भेद को समझा जा सकता है। एक अन्य अंतर जो कि उपयोगितावाद के आधार पर मिल ने समझा वो ये है कि जहां बेंथम ने राजनीतिक दृष्टिकोण से जब अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की चर्चा की और उसके लिए यह समस्या उत्पन्न हुई कि एक व्यक्ति जो अपने ही सुखों को प्राप्त करना चाहता है वह राज्य के उस आदेश का पालन क्यों करेगा जो कि उसके सुख में वृद्धि नहीं करता। और बेंथम इस समस्या का समाधान करते हुए चार प्रकार के शास्तियों की या चार प्रकार के दंड या नियंत्रणों की व्यवस्था की बात करता है। भौतिक नियंत्रण या भौतिक शास्तियाँ, राजनीतिक शास्तियाँ, सामाजिक शास्तियाँ और धार्मिक शास्तियाँ।
और जैसे कि बेंथम ये बताता है कि कई बार मनुष्य धर्म संबंधी मान्यताओं के कारण अपना सुख त्याग देते हैं। कई बार व्यक्ति भौतिक कारणों से अपना सुख त्याग देते हैं। जैसे कि व्यक्ति ये जानता है कि स्वादिष्ट व्यंजन खाने का परिणाम स्वरूप यदि कालांतर में उसके पाचन संबंधी गड़बड़ी है तो वो अपना व्यंजन का सुख त्याग देगा। तो ये इस प्रकार का भौतिक सुख है। और सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो है राजनीतिक नियंत्रण। कानून का भय उसे इस बात के लिए बाध्य करता है कि वह दूसरे लोगों के सुखों के मुकाबले अपने सुखों को त्याग दे। जे.एस. मिल इन सभी नियंत्रणों को बाहरी नियंत्रण मानता है और वो ये कहता है कि मनुष्य को अपने सुखों का त्याग करने के लिए जो प्रेरणा होती है वो केवल बाहरी प्रेरणा कभी भी प्रभावी नहीं हो सकती। बेंथम जिन चारों प्रेरणाओं की बात करता है वे केवल बाहरी प्रेरणाएं हैं और वे अपर्याप्त हैं। यदि मनुष्य स्वयं अपनी चेतना में और अपने अंतःकरण से ही यह नहीं मान लेगा कि मुझे इस सुख का त्याग करना आवश्यक है, तब तक वह अपने सुखों का त्याग नहीं कर पाएगा और इसलिए उसके अंतःकरण को जागृत करना आवश्यक है। और इसीलिए मिल सुख के स्थान पर संस्कृति, शिक्षा और स्वतंत्रता इत्यादि बातों पर बल देता है। इस तरह से बेंथम की जो प्रेरणाओं संबंधी बात है, बाह्य प्रेरणा, उस बाह्य प्रेरणा को मिल आंतरिक प्रेरणा से स्थानांतरित कर देता है और वो ये कहता है कि विभिन्न मनुष्य यदि दूसरे लोगों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करने के लिए तत्पर होते हैं तो वो किसी बाहरी दंड के भय से नहीं वरन अपनी आंतरिक इच्छा से, आंतरिक प्रेरणा से ही ऐसा कर पाते हैं और उसका बहुत ही महत्व है। अगली बात जो बेंथम से मिल को अलग करती है वो है व्यक्तिगत स्वार्थ और सामान्य सुख के अंतर में कमी। बेंथम जब सुखवादी अवधारणा की बात करता है तो एक तरफ वो ये कहता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने अधिकतम सुखों की प्राप्ति चाहता है और जब वो राज्य के ऊपर इस सुखवाद को लागू करता है तो राज्य का जो सार्वजनिक उद्देश्य है वो अधिकतम व्यक्तियों का सुख है या सामान्य सुख है। तो यह एक बहुत बड़ी गहरी खाई है कि व्यक्ति अपने स्वयं के सुख को अधिकतम करे अथवा राज्य के आदेश के कारण अपने सुखों का त्याग करके अधिकतम लोगों के सामान्य सुख की बात करे। यह जो एक बड़ा भारी परिवर्तन है या एक जो बहुत भारी जो अंतर है, इस अंतर को जे.एस. मिल कम करने का प्रयास करता है और वो ये कहता है कि वास्तव में जैसा कि बेंथम का कहना है मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी नहीं होता है वरन मनुष्य मूलतः एक नैतिक मनुष्य है और नैतिक मनुष्य होने के नाते वह अपना कल्याण चाहता है। और क्योंकि प्रत्येक मनुष्य एक मूल रूप में नैतिक मनुष्य है और प्रत्येक मनुष्य कल्याण की भावना से प्रेरित होता है, इसलिए एक व्यक्ति का कल्याण सभी व्यक्तियों का कल्याण होगा और वह ईसा मसीह के इस स्वर्णिम सूत्र को उद्धृत करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने पड़ोसी के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह चाहता है कि उसके साथ श्रेष्ठ व्यवहार किया जाए। इस प्रकार की जो नैतिक स्थापना है वह मनुष्य को व्यक्तिगत स्वार्थ और परमार्थ की बीच की जो दूरी है उसको कम करने में मदद करता है, क्योंकि अंततः वो नैतिक सुख सार्वजनिक उद्देश्य
और व्यक्तिगत उद्देश्य, उन दोनों को एक ही दिशा में ले जाने वाला हो सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण भेद जो बेंथम और जे.एस. मिल की अवधारणा में है वो ये है कि जे.एस. मिल के लिए सुख स्वयं साध्य नहीं है। बेंथम ये कहता है कि मनुष्य मुख्य रूप से दो स्वामियों के अधीन रहता है, सुख और दुख। इसलिए बेंथम के दृष्टिकोण से सुख ही साध्य है। सुख ही वो वस्तु है जिसके लिए मनुष्य जीवन भर दौड़ता है। किंतु जे.एस. मिल के लिए सुखवाद का यह सिद्धांत पूरी तरह से लागू नहीं होता और वो ये कहता है कि सुख की बजाय स्वतंत्रता मनुष्य के लिए साध्य है। मनुष्य स्वतंत्रता में जो सुख अनुभव करता है वह सुख के पीछे भागने से वह सुख उसे कभी भी नहीं मिलेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ यह भी है कि बेंथम के लिए स्वतंत्रता की अपेक्षा सुरक्षा का महत्व अधिक है। प्रत्येक मनुष्य मूलतः अपने जीवन की सुरक्षा चाहता है, किंतु मिल का ये कहना है कि मनुष्य अपनी स्वतंत्रता की चाह में स्वयं अपने जीवन को भी कई बार खतरे में डालता है। इसलिए मनुष्य के लिए स्वतंत्रता एक साध्य है, जबकि सुख उस साध्य की प्राप्ति का साधन मात्र है। और एक अंतिम बात जो इन दोनों की भिन्नता के बारे में या संशोधन के बारे में कही जा सकती है वो ये है कि बेंथम जो कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता था राज्य के कार्यक्षेत्र के संदर्भ में, किंतु फिर भी वह मनुष्य के संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहता था, क्योंकि वो ये कहता है कि संपत्ति मूलतः मनुष्य के सुख को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए संपत्ति का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए और राज्य को इस अधिकार को सीमित नहीं करना चाहिए। लेकिन जे.एस. मिल जो कि मनुष्य के सामान्य कल्याण पर अधिक चर्चा करता है और एक मनुष्य को नैतिक मनुष्य मानता है जो मनुष्य के कल्याण की बात करता है, वो ये कहता है कि मनुष्य के कल्याण में, सभी मनुष्यों के कल्याण में संपत्ति को नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ अमीर व्यक्तियों की संपत्ति बहुत सारे गरीब व्यक्तियों के कल्याण में बाधक है। इसलिए समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो कारीगर हैं, जो निर्धन लोग हैं, उन लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति के अधिकार को नियंत्रित करना यह राज्य का कर्तव्य है। इस प्रकार से संपत्ति संबंधी जो अवधारणा है, जो कि उपयोगितावाद में संशोधन का ही परिणाम है, यह भी बेंथम और मिल इन दोनों में ही दो प्रकार के दिशाएं ग्रहण कर लेती हैं। तो इस तरह से संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मिल जिसका घोषित उद्देश्य अपने आप को उपयोगितावादी बताकर उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रचार प्रसार करना था, उसके स्वयं के जीवन की परिस्थितियां उसको कुछ भिन्न अनुभव प्रदान करती हैं और अपने गुरु को आलोचनाओं से बचाने के लिए वह उपयोगितावाद को अधिक मानवीय स्वरूप भी देना चाहता है। इन सब के कारण वह उपयोगितावाद की मूल मान्यताओं में परिवर्तन करता है और इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप वह स्वयं उपयोगितावाद से ही दूर चला जाता है। और निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि इस संशोधन के दो मुख्य परिणाम सामने आए। एक तो ये कि मनुष्य केवल अपना ही स्वार्थ चाहने वाला एक निम्न स्तरीय प्राणी नहीं है, वरन वह सामान्य कल्याण की भावना से कार्य करता है। और जब इस सिद्धांत को राज्य के ऊपर लागू किया जाएगा तो राज्य केवल मनुष्य को
भौतिक सुख प्रदान करने वाली संस्था नहीं है, वरन राज्य का उद्देश्य मनुष्य के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाना है। इस तरह से जे.एस. मिल के उपयोगितावाद में जो संशोधन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मिल के पश्चात बेंथम के सुखवादी मापदंड के दृष्टिकोण से बात करने वाले जो विचारक हैं वो नहीं हुए। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि मिल ने जो संशोधन प्रस्तुत किए उसके कारण उपयोगितावाद अधिक मानवीय रूप में सामने आया, किंतु उपयोगितावाद की जो दृढ़ता थी सिद्धांत के रूप में, वह दृढ़ता समाप्त हो गई और वह एक ढुलमुल सिद्धांत बन गया, जिसको और अधिक स्वीकार करना विचारकों के लिए, आगे के विचारकों के लिए संभव नहीं रहा, और मिल अंतिम उपयोगितावादी बनकर के रह गया। अगले वीडियो में हम उसके अन्य राजनीतिक सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।